नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल नॉलेज या मोर में। कल जहां हम लोगों ने डिस्कशन को अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था, वहीं से हम लोग डिस्कशन को फिर से रखेंगे, जारी रखेंगे। इंडिया करंट इवेंट्स फरवरी मंथ का 2022 का हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा सौर शुल्कों के लिए केंद्र का प्रस्ताव चर्चा में क्यों रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार सौर शुल्कों के लिए जल्द ही नियम प्रस्तुत करेगी। नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा थर्मल पावर खरीद समझौते को नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। लक्ष्य क्या है कि सरकार 2030 तक स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना चाहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या है। सौर पैनलों की गिरती हुई कीमत और कम वित्त पोषण लागत के कारण दिसंबर 2020 में सौर टैरिफ पिछले एक दशक में लगातार गिरकर 2 रुपये प्रति यूनिट से भी कम हो गया है। ठीक है, कम सौर टैरिफ की प्रवृत्ति ने कई कंपनियों को लंबी अवधि के लिए बिजली खरीद समझौतों में प्रवेश करने के बजाय टैरिफ में और गिरावट का इंतजार करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो अभी केंद्र सरकार इस पर क्या स्टैंड ले रही है वो देखते हैं। तो केंद्र मौजूदा पीपीए के तहत अक्षय ऊर्जा और थर्मल पावर को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बिजली मंत्रालय ने नवंबर 2021 में दिशा निर्देश जारी किए थे जो थर्मल उत्पादन कंपनियों को कोयला आधारित बिजली के लिए मौजूदा बिजली खरीद समझौते पीपीए के तहत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति करने की अनुमति देता है। ठीक है, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त लाभ को बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों के बीच 50-50% जो है 50-50 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र अगले 4 से 5 वर्षों में जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली के साथ अक्षय ऊर्जा 10,000 मेगावाट के बंडल का लक्ष्य बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के सौर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक, भारत के पास विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्षमता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 30 नवंबर 2021 तक देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 150.54 गीगावाट। ठीक है, ये याद रखिएगा। जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली जो है वो कितनी है? उसकी क्षमता 6.78 गीगावाट। ठीक है, संबंधित पहले क्या हुई है, इस रिलेटेड क्या मतलब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, क्या पहल है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें है पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम जिसको कहते हैं शॉर्ट में, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, ओसो वोग। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ 2, हाइड्रोजन आधारित ईंधन, सेल वाहन, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 भी इसके पहल के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला। चर्चा में क्यों है भाई? तो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की थी। ठीक है, पर्वतमाला योजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है ये। ठीक, इस योजना को सरकारी निजी भागीदारी यानी ऐसा है कि सरकार और निजी भागीदारी यानी पीपीपी पीपल पार्टनरशिप प्रोग्राम आधार पर लिया जाएगा जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पारंपरिक सड़कों के स्थान पर पारिस्थितिकी रूप से स्थायी विकल्प होगा। ठीक, पर्वतमाला के तहत सड़क बनाई जाएगी एक्चुअली, समझ गए। चलिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी सुविधा में सुधार करने का विचार भी है। इस परियोजना में भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है जहां पारंपरिक सामान्य परिवहन प्रणाली संभव नहीं है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2022 से 23 में 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रुपये परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे। यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो भी पहाड़ी इलाका है, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य जो भी हैं जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है। ठीक है, नोट के अंदर क्या है हमारे लिए देख लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मूर्त की पहचान अब तक देश भर में राजमार्गों के विकास और सड़क परिवहन क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए रही थी। हालांकि फरवरी 2021 में भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया गया था जो मंत्रालय को रोपवे और वैकल्पिक परिवहन के विकास की देखभाल करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, चलिए
अगर आपको एक बार में ना समझ में आए मेरे डिस्कशन के कारण, जो कि मैं बहुत ही स्पीड अभी बोल रहा हूँ, तो आप उसको पॉज करके या उसको स्लो करके आप देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं उस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन क्या है इस पर्वतमाला परियोजना के तहत, देख लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में रोपवे विकास के लिए मेसर्स मैकिन्से एंड कंपनी, ठीक है, के द्वारा किए गए एक अध्ययन की शुरुआत की। इनके द्वारा एक अध्ययन किया गया है, ठीक है। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारतमाला परियोजना जो है कार्यक्रम के समान पर्वतमाला, भारतमाला कैसा, भारतमाला इस तरह का परियोजना है कि हमारा जो तटीय क्षेत्र है उसके साथ साथ एक सड़क बनाने की योजना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। चलिए, तो उसको भारतमाला परियोजना कहते हैं, कार्यक्रम कहते हैं। और पर्वतमाला जो अभी जो दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे सड़क नहीं है या पारंपरिक सड़क है, वहाँ पे सड़क बनाने की जो योजना है उसको पर्वतमाला कहते हैं, ठीक है। चलिए, नामक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू कर सकता है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने उत्तराखंड राज्य में रोपवे के विकास के लिए सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पावरथॉन 2022। पावरथॉन 2022 क्या है, चर्चा में क्यों है, देख लेते हैं। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने की गुणवत्ता एवं विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने यानी टेक्नोलॉजी आधारित समाधान खोजने के लिए RDSS के तहत एक हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो प्रमुख बिंदु इसके क्या है वो देख लेते हैं। पावरथॉन 2022 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना यानी RDSS के उद्देश्य के अनुरूप लॉन्च किया गया जा रहा है। RDSS बिजली मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सुधार केंद्रित और परिणाम उन्मुखी योजना है। RDSS के प्रमुख उद्देश्य हैं AT&C घाटे को 12 से 15% तक कम करना, 2024 से 25 तक ACOS-ARR अंतर को समाप्त करना, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करके एक सशक्त बिजली क्षेत्र का निर्माण करना, जो एक संपन्न अर्थव्यवस्था के लिए देश में विकास के अवसरों को बढ़ा सकती है। भारत सरकार की प्रमुख पहल और क्या क्या है, स्टार्टअप इंडिया जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करना तथा भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना। यह पावरथॉन 2022 के व्यापक प्रचार में भी सहयोग करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र से संबंधित अन्य योजनाएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। एकीकृत विद्युत विकास योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, गर्व ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना भी है उदय, ठीक है। इन योजनाओं को एक झलक देख लीजिएगा, अगर आपके पास कोई नोट्स हो कहीं से भी देख सकते हैं तो इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। इंडिया टेलीकॉम 2022 अगला टॉपिक है हमारा। चर्चा में क्यों है, केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो इंडिया टेलीकॉम 2022 का उद्घाटन किया है। सॉरी, प्रमुख बिंदु के तहत क्या है, यह कार्यक्रम दूरसंचार विभाग, विदेश मंत्रालय, विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम MAI के तहत दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC द्वारा 8 फरवरी से 10 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इस आयोजन में 45 से अधिक देशों का योग्य खरीदार भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के अलावा 40 से अधिक भारतीय दूरसंचार कंपनियां प्रदर्शनी में अपने उत्पादों और क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य जरूर याद रखिएगा कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र हितधारकों को योग्य विदेशी खरीदारों से मिलने का अवसर प्रदान करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 की शुरुआत कर दी गई है। तो चर्चा में क्यों है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख
मांडविया ने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कर दी है। इन्होंने IMI इंद्रधनुष मिशन जो है उस 4.0 पोर्टल IMI 4.0 के लिए परिचालन दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को मजबूत करना, कार्रवाई के लिए एक ढांचा, शहरीकरण टीकाकरण पर महिला आरोग्य समिति और अभियान के तहत जागरूकता सामग्री IEC के लिए एक पुस्तिका को लॉन्च कर दिया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। गहन मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 4.0 क्या है, ठीक है। IMI 4.0 के 3 राउंड दौर होंगे और यह देश के 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए चिन्हित 45 जिलों सहित में संचालित किया जाएगा। इन जिलों को नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 रिपोर्ट के अनुरूप टीकाकरण कवरेज स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS के आंकड़ों और टीके से बचाव योग्य बीमारियों की संख्या के आधार पर चिन्हित किया गया है। पहला राउंड 7 फरवरी को स्टार्ट होगा, ठीक है, 2022 में। दूसरा राउंड 7 मार्च यानी ठीक एक महीने बाद, और तीसरा राउंड 4 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या है प्रमुख इसके पॉइंट्स। तो पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री ने कम टीकाकरण कवरेज, उच्च जोखिम वाले और दुर्गम क्षेत्रों में आंशिक व बिना टीकाकरण वाली गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कवर करने के लिए उन्हें टीकों के जरिए बचाव योग्य बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। 2014 में किया गया था, दिसंबर मंथ में, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP चलाया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष को ग्राम स्वराज अभियान 541 जिलों के 16,850 गांवों और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान 112 आकांक्षी जिलों के 48,929 गांवों के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक रूप में चिन्हित किया गया है। अब देश के 701 जिलों को कवर करते हुए मिशन इंद्रधनुष के 10 चरणों को पूरा किया जा चुका है, ठीक है। नोट में क्या है, अप्रैल 2021 तक मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के दौरान कुल 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है। क्या है फिनटेक ओपन समिट, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चर्चा में क्यों रहा है कि फिनटेक उद्योग के महत्व को प्रदर्शित करने के प्रयास में नीति आयोग ने फोन पे, AWS एंड EY के सहयोग से 7 फरवरी से 18 फरवरी तक 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल शिखर सम्मेलन फिनटेक ओपन का आयोजन किया है। केंद्रीय रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रमुख बिंदु क्या है, अपनी तरह की प्रथम पहल है ये, ठीक है। फिनटेक ओपन नियामकों, फिनटेक पेशेवरों, उत्साही लोगों, आयोजक, उद्योग जगत की अग्रणी हस्तियों, स्टार्टअप समुदाय और डेवलपर्स को सहयोग करने, विचारों और नवाचार को आदान प्रदान करने के लिए एक साथ लाया जाएगा। सार्वजनिक निवेश का उपयोग करके एक खुला मंच बनाया गया है जिसमें कई निजी उद्यमी, स्टार्टअप और डेवलपर्स नए समाधान बनाने के लिए जुड़ सकते हैं। शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण भारत का अब तक का सबसे बड़ा फिनटेक हैकाथॉन होगा, जो खास डेवलपर्स और स्टार्टअप्स समुदाय को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने की क्षमता के साथ सफलता की अवधारणा को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। चलिए आगे क्या है। नोट, वर्तमान में 270 बैंक UPI से जुड़े हुए हैं, 270 बैंक, ठीक है। कई उद्यमियों और स्टार्टअप ने ऐसे समाधान प्रदान किए हैं जिसने देश में फिनटेक अपनाने की दर को बढ़ाने में मदद की है, जो विश्व स्तर पर सर्वाधिक 87% है।
अगला टॉपिक है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी राष्ट्र को समर्पित की। कहाँ बना है, चर्चा में क्यों है, वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी राष्ट्र को समर्पित की है। 216 फीट की ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी ये 11वीं सदी की भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्थापित की गई है, जिन्होंने धार्मिक निष्ठा, जाति, पंथ सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। यह प्रतिमा पंच धातु यानी पंचलौह से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, जस्ता शामिल है। ठीक है, यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु प्रतिमाओं में से एक है। बैठी अवस्था में यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम क्या है, भद्रवेदी। इस परिसर में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय भी है, अनुसंधान केंद्र भी है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ एवं थिएटर, एक शैक्षिक दीर्घा है जो श्री रामानुजाचार्य जी के कार्यों की जानकारी देते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन श्री रामानुजाचार्य के वर्तमान में चल रही 1000वीं जयंती समारोह के तहत 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोह का हिस्सा है। ठीक है, नोट के अंदर क्या है हमारे लिए खास, वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटन चेरू, कहाँ से, पाटन चेरू में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT परिसर का भी दौरा किया और ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने पादप संरक्षण पर ICRISAT के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और ICRISAT के रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने ICRISAT के विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए लोगो, ठीक है, लोगो जो होता है एक सिंबल, का भी अनावरण किया है। इस अवसर पर जारी एक स्मारक डाक टिकट का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा, देखिए रामानुजाचार्य के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK योजना। ठीक है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। ठीक है, चर्चा में क्यों है, सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021 से 22 से 2025 से 26 तक की अवधि के लिए 2710.65 करोड़ रुपए के परिव्यय पर राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम यानी RYSK योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है, कि क्या है, तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण जो योजना है, कार्यक्रम है, यो योजना का कार्यक्रम और खेल योजना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, ये किसकी योजना है ये देख लीजिएगा। ये योजना जो है योजना जो है तो युवा कार्यक्रम, योजना को इतनी बार लिखा है कि योजना, ठीक है, हाँ, तो सॉरी, ये जो योजना है ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, यानी केंद्र द्वारा ये प्रस्तावित है। ठीक है, शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवा की परिभाषा के अनुरूप, ठीक है, योजना के लाभार्थी 15 से 29 वर्ष के लोग जो है वो युवा कहलाते हैं। ठीक है, विशेष रूप से किशोरों के लिए कार्यक्रम के घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना के कार्यक्रम निम्नलिखित 7 उप योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। तो 7 उप योजना कौन कौन है वो देख लेते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय युवा कोर NYC, युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, युवा छात्रावास, स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों की सहायता,
राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम। ठीक है, नोट में क्या है हमारे लिए वो देख लेते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की। स्वच्छता सारथी के रूप में अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जागरूकता अभियान, अपशिष्ट सर्वेक्षण और जैसे सामुदायिक कार्यों के और हरित धरती के लिए कचरे को कम करने के लिए कार्यों को पूरा करने में लगे युवा नवोन्मेषकों को सशक्त बनाने के लिए वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMSTIAC के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला OECM साइट घोषित हो गया है। तो क्या हुआ है एक्चुअली, चर्चा में क्यों है वो देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस के अवसर पर हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क, ठीक है, को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM साइट घोषित किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है, अरावली जैव विविधता पार्क को OECM साइट घोषित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN को भेजा गया था। OECM टैग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। OECM टैग को कोई कानूनी, वित्तीय या प्रबंधन संबंधी निहितार्थ नहीं लाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली जैव विविधता पार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। अरावली जैव विविधता पार्क जो है वो 390 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें अर्ध शुष्क वनस्पति, जिसमें लगभग 300 देसी पौधे और 1,01,000 पेड़, 43,000 झाड़ियाँ और पक्षियों की कई प्रजातियाँ हैं। 2018 में पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा केंद्र द्वारा जैव विविधता पहलुओं, ऑक्सीजन उत्पादन, पेड़ों के मूल्य और कई अन्य मापदंडों को कवर करने के लिए एक अध्ययन से पता चला है कि अरावली जैव विविधता पार्क संभावित रूप से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता का लगभग 7.07% जो है वो पूरा करता है। अगला टॉपिक है हमारा, विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस पर भारत में 2 और रामसर स्थलों की घोषणा कर दी गई है। वो 2 और रामसर स्थल कौन कौन है देख लेते हैं। गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पहला रामसर स्थल है और दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो है। तो विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर ये घोषणा की गई है। प्रमुख बिंदु है, भारत में जब 49 रामसर साइटों का एक नेटवर्क है जो 10,93,636 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। 49 हो गए हैं वेटलैंड साइट, ये याद रखिएगा। रामसर ईरान में आयोजित वेटलैंड पर यूनेस्को के 1971 के कन्वेंशन के अनुसार रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। चलिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लीजिएगा जिस पे भी मैंने टिक लगाया है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है, ये याद रखिएगा। दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड रामसर साइट्स हैं वो इंडिया में है, 49। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान है। वर्ष 1980 में स्थापित अभ्यारण्य की झील उन प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सर्दियों के मौसम में यहाँ उड़ते हैं। तिब्बत, चीन, यूरोप और साइबेरिया से प्रवासी, साइबेरिया किसको कहते हैं कभी पता है आपको? साइबेरिया कहते हैं जो रूस का वो क्षेत्र, रशिया का वो क्षेत्र जो एशिया में पड़ता है, उसको साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, साइबेरिया नाम से पुकारते हैं। तो साइबेरिया से प्रवासी पक्षी नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ आते हैं। ठीक है, ठंड के मौसम में आते हैं। 30 से अधिक मछली प्रजातियों के अलावा भारतीय बैगनी मुरहेन, ठीक है, मुरहेन जैसी पक्षी पाए जा सकते हैं।
और खिजरिया वन्यजीव जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में जो है, तो जामनगर ज़िला जो है, जामनगर ज़िला मुख्यालय जामनगर जो है वो दो जगह है, ठीक है, एक झारखंड में भी है। तो जामनगर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि है, मीठे पानी की, याद रखिएगा, जो पक्षियों के लिए स्वर्ग है। यह समुद्री और मीठे पानी के पक्षियों का समर्थन करता है। इसमें दलदली भूमि, मैंग्रोव प्रोसोपिस क्षेत्र, मैड फ्लैट्स, सॉल्ट पैन क्रिक, फॉरेस्ट स्क्रब, रेतीले समुद्र तट और क्षेत्र की सीमा वाले खेत हैं। अभ्यारण्य पक्षियों को 309 प्रजातियां निवासी और प्रवासी पक्षियों का घर है। लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों जैसे डॉल्मेटियन पेलिकन, एशियन ओपन बिल स्टॉक, ब्लैक नेक्ड स्टार्क, डॉटर ब्लैक हेडेड आइबिस, यूरेशियन स्पून बिल और इंडियन स्कीमर को यहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, पॉज करके जो मैंने बोला है उसको सुन लीजिएगा थोड़ा स्लो में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंद्रयान 3 अगस्त 2022 में लॉन्च होगा, घोषणा कर दी गई है इसरो के द्वारा। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि चंद्रयान 3 जो है अगस्त 2022 में लॉन्च होगा। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो है तीसरा नियोजित चंद्र अन्वेषण मिशन है। यह इसरो के 2 मिशन का अनुसरण करता है, जिसमें चंद्रमा के चारों ओर अपने ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक तैनात किया गया है, लेकिन आपने अपने लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराने में विफल रहा है। चंद्रयान 2 मिशन के तहत चंद्रयान 3 में भी मॉडिफाइड लैंडर और रोवर शामिल होंगे। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर की सफलता के कारण मिशन में एक ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा। यह चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल पृथ्वी से संचार के लिए करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में हमारे लिए क्या है कि 2022 जनवरी से दिसंबर 2022 के दौरान, ठीक है, नियोजित मिशनों की संख्या 19 है, अर्थात 8 प्रक्षेपण यान मिशन, 7 अंतरिक्ष यान मिशन और 4 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक मिशन शामिल हैं 19 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बजट 2022-23 में खेलो इंडिया योजना के आवंटन में 48% की वृद्धि की गई है। क्या है चर्चा में क्यों है? सरकार ने 3,165.50 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 से 25 से 26 के दौरान खेलो इंडिया खेलो विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसका जो है देख लीजिएगा शीर्षक है, योजना को जारी रखने का फैसला किया है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। 2022 से 23 के बजट में खेलो इंडिया योजना का आवंटन 48% की वृद्धि की गई है। इसमें पीएम पुरस्कार योजना भी शामिल किया गया है। खेलो इंडिया योजना युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय योजना है। ठीक है, नोट में क्या है हमारे लिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में खेलों के लिए सहायता को मजबूती प्रदान करते हुए 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22, 25 से 26 के दौरान 1,575 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय खेल संघ एनएसएफ को सहायता देने से संबंधित योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, एनएसएफ को सहायता देने से संबंधित योजना केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजना है और ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता का मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है कोयला गैसीकरण क्यों है चर्चा में। देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में कोयला गैसीकरण पायलट परियोजनाओं पर केंद्र की घोषणा दिल्ली स्थित गैर लाभकारी सेंटर फॉर साइंस एडवांसमेंट CSE के आकलन के विपरीत है कि प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से आकर्षक नहीं है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, ठीक है, ने लोकसभा में बजट 2022 पेश किया है और कहा है कि कोयला गैसीकरण और उद्योग के लिए आवश्यक
रसायनों में कोयले के रूपांतरण के लिए 4 पायलट परियोजनाएं तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए स्थापित की जाएंगी। इसके प्रमुख बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। कोयला गैसीकरण क्या है वो देख लेते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईंधन गैस बनाने के लिए कोयले को हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। इस गैस का उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य बजाय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। हालांकि CSE के आकलन के अनुसार कोयला गैसीकरण अब तक में पारंपरिक कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर सकता है। ठीक है, करता है, यानी पॉल्यूशन का कारण बनता है। ठीक। इसके अलावा जो है कोयला गैसीकरण संयंत्र पर पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तुलना में महंगे हैं। CSE के अनुमानों के अनुसार जो है गैसीफाइड कोयले को जलाने से उत्पन्न बिजली की एक इकाई सीधे कोयले को जलाने के परिणाम की तुलना में 2.5 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न करेगा। तो भैया पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नोट में क्या है हमारे लिए, स्टील कंपनियां आमतौर पर अपनी निर्माण प्रक्रिया को कोकिंग कोल का उपयोग करती हैं। अधिकांश कोकिंग कोल आयात किया जाता है और महंगा होता है। लागत में कटौती करने के लिए संयंत्र सीन गैस का उपयोग कर सकते हैं जो कोकिंग कोल के स्थान पर कोयला गैसीकरण संयंत्रों से आता है, यद्यपि वे आर्थिक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। इस्पात संयंत्रों का उपयोग करने वाले इन कोयला गैसी फायरों में उनके कई समकक्षों की तुलना में अधिक गैस जो है ग्रीन हाउस गैस जिसको कहते हैं, जो कि पॉल्यूशन और पृथ्वी के गर्म होने का कारण है, वो उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के अंतर्गत सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दे दिया गया है। क्यों दिया गया है, चर्चा में क्यों है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि कर्नाटक में वेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छा पहल है। प्रमुख बिंदु क्या है, होयसल के ये पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की संभावित सूची में है। मानव रचनात्मक प्रतिभा के उच्चतम बिंदुओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही भारत की समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की गवाही भी देते हैं। ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व ASI आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया के संरक्षित स्मारक हैं और इसीलिए इनका संरक्षण जो है वो रखरखाव ASI द्वारा भी किया जाता है। चलिए 12वीं से 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ वेल्लोर, हलेबीड और सोमनाथपुर के 3 घटकों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। होयसल का पवित्र समूह होयसला के कलाकारों और वास्तुकारों का उस रचनात्मकता और कौशल को प्रमाणित करता है जिसके अंतर्गत अब तक इस तरह की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण पहले कभी नहीं देखा गया। होयसल मंदिरों में एक मूलभूत द्रविड़ आकारिक प्रयुक्त की गई है, किंतु यहाँ मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भूमिजा पद्धति उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपरा और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ पद्धति के सुस्पष्ट सुदृढ़ प्रभाव को दृष्टिगोचर किया गया है। ये जो बातें अभी हमने की कि द्रविड़ पद्धति है और मध्य भारत का है या उत्तर भारत के ये भूमिजा पद्धति की बात की गई है, तो ये जो है ये कला का मतलब उत्कृष्ट जो है तरीका है, उनका जो है वास्तुकार का तरीका है। ठीक है, उन कलाकारों के अंदर जो एक तरह की शैली है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, चलिए भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वो क्या क्या है भारत के, वो देख लेते हैं। अंकित किए जाने वाले पहले स्थल अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल थे, जिनमें से सभी को विश्व धरोहर समिति के 1983 स्तर में अंकित किया गया था। अंकित की जाने वाली नवीनतम साइट जो है 2021 में वो धोलावीरा जो है हड़प्पा संस्कृति गुजरात, उसको शामिल किया गया है। जुलाई 2021 तक भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 में विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे अधिक है, जिसमें 5 विश्व
धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं, 40 हैं। रामसर साइट कितने थे? 49। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। इनमें 32 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक जो है वो मिश्रित है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मापदंडों को पूरा करता है। जैसा कि संगठन के चयन मापदंड द्वारा निर्धारित किया जाता है, भारत में दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी संख्या में स्थल हैं। ये जो पॉइंट्स है वो याद रखिएगा। विश्व के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विश्व में कहाँ है वो देख लेते हैं यूनेस्को के साइट से। जुलाई 2021 तक 167 देशों में कुल 1154 विश्व धरोहर स्थल थे, जिसमें 897 सांस्कृतिक थे, 218 प्राकृतिक और 39 जो थे वो मिश्रित संपत्तियाँ मौजूद हैं। 58 चयनित क्षेत्रों के साथ इटली जो है वो सूची में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल वाला देश है। नोट में हमारे लिए क्या है, इससे पहले यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र WHC वेबसाइट पर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा। UGC ने राष्ट्रीय उच्च शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है। चर्चा में क्यों है भैया? तो चर्चा में इसलिए है कि UGC जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ने राष्ट्रीय उच्च शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क NHEQF का एक मसौदा विकसित किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में परिकल्पित सुधारों में से एक समूह का हिस्सा है। प्रमुख बिंदु क्या है? नौकरी की तैयारी से लेकर संवैधानिक मूल्यों, सैद्धांतिक ज्ञान से लेकर तकनीकी कौशल तक देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को जल्द ही सीखने के परिणामों की एक श्रृंखला पर छात्रों का आकलन करने के लिए नए ढांचे के तहत लाया जाएगा। मसौदे में UGC ने स्पष्ट किया है कि रूपरेखा का उद्देश्य एक समान पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय सामान्य पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बेंचमार्किंग के एक सामान्य स्तर पर लाना उन्नत करना है। ठीक है, तो UGC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है। UGC एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना UGC अधिनियम 1956 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई है। 1956 में स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा। IIT धारवाड़ में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्ट केंद्र जो है स्थापित किया गया है। तो चर्चा में क्यों है कि कर्नाटक में धारवाड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IITDH में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर एक वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया है। यह समारोह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। इस केंद्र को हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन HHSIF के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR अनुदान का समर्थन प्राप्त है। HHSIF की CSR परियोजनाओं के लिए चरण में जो है ACE के लिए उपकरण की व्यवस्था करना है, जैसे कौशल विकास संरचना एवं अनुसंधान विकास उपकरण। ठीक है, इसके बाद आने वाले चरणों में नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाएगा तथा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में मैदानी स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए शुरुआत समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह सरकार के 2030 तक के देश की ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य जो है उसके साथ भी मेल खाता है। यह केंद्र सस्ती तथा स्वच्छ ऊर्जा में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को हासिल करने की दिशा में काम करेगा।
अगला टॉपिक है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस को कार्यक्रम को संबोधित किया है। क्यों है चर्चा में भैया कि राष्ट्रीय महिला आयोग 30वां स्थापना दिवस था। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है कि इसका विषय था शी द चेंज मेकर। उद्देश्य जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत 31 जनवरी 1992 को स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया था। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। रेखा शर्मा अभी जो है पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है, पिछले साल। रेखा शर्मा जो है वो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। महिला अधिकारिता योजना क्या क्या है वो देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल ही रहा है केंद्र द्वारा, ठीक है, हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। और इनकी जो पहली ब्रांड एम्बेसडर थी वो थी परिणीति चोपड़ा। वन स्टॉप सेंटर योजना भी है, महिला हेल्पलाइन योजना भी है, कामकाजी महिला छात्रावास, स्वाधार गृह, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक योजना है, नारी शक्ति पुरस्कार भी है, राष्ट्रीय महिला सम्मान और जिला महिला सम्मान, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला शक्ति केंद्र और निर्भया जैसी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं महिला सशक्तिकरण को लेके, महिला उत्थान को लेके। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, भारत इजराइल की तकनीकी सहायता से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदला जाएगा। चर्चा में क्यों है? केंद्र ने इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया है। प्रमुख बिंदु है उत्कृष्ट केंद्र के आसपास स्थित 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें 75 गांवों को भारत की आज़ादी के 15वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम वर्ष में शामिल किया जा रहा है, जहां भारत और इजराइल मिलकर काम करेंगे। पहले से ही इजराइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए हैं, जो 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। 3,87,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों और प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। नोट में हमारे लिए क्या है देख लेते हैं, ठीक है। भारत एशिया में चीन और हांगकांग के बाद इजराइल का तीसरा नंबर बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हाल ही में भारत और इजराइल ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है, हाल ही में किए हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत जो है एशिया में चीन और हांगकांग ये जो है इनके पहले पार्टनर्स हैं, जहाँ से ही इनका व्यापारिक भागीदार सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत। तो चर्चा में क्यों है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत के अंतर्गत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू होगी। शुरुआत में होम डिलीवरी की परियोजना जो है बेस अस्पताल दिल्ली कैंट के साथ दिनांक 1 फरवरी 2022 से शुरू की जा चुकी है और इसे आने वाले समय में अधिक से अधिक स्टेशनों तक बढ़ाया जाएगा। प्रमुख बिंदु ये है कि टेली कंसल्टेशन जो है सेहत सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, उसके बारे में जान लेते हैं। सेहत रक्षा मंत्रालय की सेना के तीनों अंगों की एक टेली कंसल्टेशन सेवा है, जिसे सभी हकदार कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है, ठीक है, सेना के लिए बनाया गया है। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अंतर्गत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 27 मई 2021 को सेहत का शुभारंभ किया था। सेहत स्टे होम ओपीडी एक मरीज से डॉक्टर तक की प्रणाली है, जहां रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से डॉक्टर से परामर्श ले सकता है, कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय पंडित जसराज की जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की शुरुआत की है। पंडित जसराज भी अब हॉट टॉपिक हो जाते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो मेवाती घराने यानी संगीत शिक्षुता वंश से संबंधित थे। उन्हें प्रशिक्षित पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण और संगीत नाटक अकादमी
पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले थे। 17 अगस्त 2020 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने NIPER रिसर्च पोर्टल की शुरुआत कर दी है। चर्चा में क्यों है कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जो मनसुख मांडविया हैं, उन्होंने NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रमुख बिंदु है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। NIPER का फुल फॉर्म में एक ऐसा अनुसंधान पोर्टल है जहां सभी NIPER और उनकी शोध गतिविधियों, पेटेंट, दायर, प्रकाशन जानकारी के बारे में सूचनाओं का यह स्थान प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि उद्योग और अन्य हितधारक उनके बारे में जान सकें। भारत तीसरा सबसे बड़ा दवा का निर्माण वाला देश है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। NIPER जो है भारत के फार्मास्यूटिकल विज्ञान के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का एक समूह है। भारत सरकार ने NIPER को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कर दिया है। वे फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तत्वाधान के स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च कर दिया है। ठीक है, लोकसभा सचिवालय ने ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कि डिजिटल संसद ऐप के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नियोजित ऐप लोगों को सभी संसदीय अपडेट प्रदान करने में मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इससे जो है नागरिकों के लिए 1947 से लेकर अब तक बजट भाषणों 22वीं लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं पर संसदों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करना आसान हो जाएगा। ऐप में संसद की कार्यवाही, दिन की प्रमुख खबरें आदि का सीधा प्रसारण भी होगा। अगला टॉपिक है हमारा बीटिंग रिट्रीट समारोह। चर्चा में क्यों है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है हर साल 29 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा, को किया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। प्रमुख बिंदु क्या है कि देश की आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है मना रहे हैं। के उपलक्ष्य में समारोह में कई नई धुनें जोड़ी गई। इनमें जो है हिंद की सेना और मेरे वतन के लोगों भी शामिल हैं। चलिए, नोट में हमारे लिए क्या है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB द्वारा वित्त पोषित और IIT दिल्ली के छात्रों की अगुवाई में भारत का स्टार्टअप बोर्ड पैल द्वारा गणतंत्र दिवस से संबंधित लगभग एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों का समापन बीटिंग रिट्रीट समारोह में लाइट शो के तहत 1000 ड्रोन उड़ाए गए। इससे भारत 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाला चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद चौथा देश बन गया है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो यहीं तक था हमारा डिस्कशन। इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो स्टेट करंट इवेंट्स के बारे में करेंगे। इंडिया करंट इवेंट्स का डिस्कशन यहीं तक था। फरवरी मंथ का ही करंट इवेंट्स रहेगा। अगर आपको ये थोड़ा भी फ़ायदा कर रहा है, आप बहुत सारे लोगों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके तक पहुँचाएँ, ठीक है, और इसको शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।